हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सौरभ गुप्ता वर्ल्ड ऑफ साइंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बाइल जूस का फंक्शन हो गया और फिर लीवर कैसे बाइल जूस छोड़ता है जिससे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इस बार हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन का ब्रॉडली मीनिंग होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हम लोग बॉडी में होता है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे एनिमल एंड प्लांट डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, उन सब का अलग अलग मीन्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। जैसे एनिमल में हम लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड लंग्स होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल डिफ्यूजन से जो स्टोमाटा के पोर्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एट अ सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मीन्स द बर्निंग ऑफ फूड फॉर जनरेटिंग द एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन का मतलब होगा कि बर्निंग ऑफ फूड, मतलब फूड को यूं ही नहीं बर्न किया जाता है। जब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है, डाइजेशन हम लोग ने अभी पढ़ा पिछले वीडियो में बहुत सारा। डाइजेशन ऑफ फूड होने के बाद जब उस ग्लूकोज को बर्न किया जाता है हम लोग बॉडी में, बॉडी सेल्स के द्वारा, तो उसी से एनर्जी प्रोवाइड होता है। जो अदर लाइफ प्रोसेस जैसे डाइजेशन हो गया तो हम लोग काम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, चलते हैं, दिमाग हम लोगों का सोचता है, वो सब अलग लाइफ प्रोसेस है। उसको वो एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन में डाइजेशन से मिलता है वो अदर लाइफ प्रोसेस को चलाने में मदद करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब अदर लाइफ प्रोसेस को डाइजेशन से ही अदर लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी मिलता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी हो सकता है। तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? It is the biochemical process by which the chemical energy of food molecule is released and captured in the form of adenosine triphosphate। ये फॉस्फेट का एडिनोसिन एक तो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होता है जिससे 3 फॉस्फेट जुड़ा रहता है, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसको। और सेलुलर रेस्पिरेशन ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे जो फूड का केमिकल एनर्जी है वो फूड जो है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन की सहायता से रेस्पिरेशन होता है उसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा C6H12O6। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि C6, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल बहुत सारा हो सकता है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर पायरूवेट फर्दर ब्रोकन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब पायरूवेट साइटोप्लाज्म में टूटता है, लेकिन जब उसके बाद फर्दर पायरूवेट का भी जब ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए सेल्स के द्वारा, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी होता है। तो जो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट जो होता है जैसे अल्कोहल बनाया जाता है, वही बैक्टीरिया को डाल के ईस्ट से अल्कोहल बनाया जाता है। जो ग्लूकोज है वो जाइमेज नाम का एक तो एंजाइम छोड़ रहता है ईस्ट में, वही जब एंजाइम छोड़ता है तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलता है और इथेनॉल और CO2 निकलता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ह्यूमन मसल सेल्स ऑल्सो गो एनएरोबिकली ड्यूरिंग हाई रेट ऑफ एक्सरसाइज। जब हम लोग का ह्यूमन सेल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है। जैसे ह्यूमन का मसल सेल, जैसे हम लोग जब वो स्माइली बॉल होता है ना,
उसको जब लेकर आप हाथ में कम से कम 100-200 बार दबाएंगे तो आपको एक अलग सा पेन होगा हाथ में। उसी पेन को उसी में हाथ के मसल सेल्स में जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो क्रैम्प कर देता है हाथ को, जैसे हाथ में पेन हो जाता है। उसको आप खुद महसूस कर सकते हैं, जब स्माइली बेल को 100 बार 200 बार दबाएंगे तो पता चलेगा। द हार्ट कैन नॉट सप्लाई द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू मसल सेल्स। जब हार्ट सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है मसल सेल्स के पास, जब हाई रेट ऑफ एक्सरसाइज होता है तो ह्यूमन मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करता है। आवर मसल सेल्स फोर्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर शॉर्ट टाइम एनारोबिकली। शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद पेन होने लगता है और आदमी ज़्यादा हाई रेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। उसका रिएक्शन ऐसे हो सकता है, ग्लूकोज +2 लैक्टिक एसिड +2 ATP, C6H12O6 लैक्टिक एसिड, C3 जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल मैंने बोला अभी, और H6O3 +2 ATP। अब एरोबिक रेस्पिरेशन से पहले हम लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो एनारोबिक मोड ऑफ वेरियस पार्ट है जो ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। ये ईस्ट और लैक ऑफ ऑक्सीजन या मसल सेल्स ये एनारोबिक है, और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है वो एरोबिक है। तो ईस्ट में जो होता है हम लोगों ने देखा अभी, इथेनॉल और CO2 निकलता है प्लस एनर्जी, और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकलता है। और जब CO2 H2 और वाटर निकलता है, एनर्जी निकलता है, CO2 H2 और एनर्जी माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर, तो उससे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है। ये सब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है बहुत सारे पाथवेज से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, सौरभ गुप्ता, वर्ल्ड ऑफ साइंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और इसके आगे और बहुत कुछ देखा जाएगा। It is a process in which glucose, which is 6 carbon molecule is broken down into 3 carbon molecule called pyruvate. When the pyruvate is further broken in the presence of oxygen is called aerobic respiration. जब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें 6 का ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, और फिर जो पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फर्दर ब्रोकन होता है उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं। ग्लूकोज +6 ऑक्सीजन गिव्स अस 6 CO2 +6 H2O +38 ATP. The release of energy in this process is lot greater than anaerobic respiration. यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ATP किसको कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ये एनर्जी करेंसी है हम लोगों के बॉडी का। जैसे हम लोग इंडिया में करेंसी है रुपीज, वैसे ही हम लोग के बॉडी के अंदर ये करेंसी चलता है ATP। हम लोग के बॉडी में जैसे अदर लाइफ प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब प्रोसेस के लिए करेंसी लगता है, और ये करेंसी और कुछ नहीं ATP है। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में वो ATP को बनाने में मदद करता है, जो ADP से बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। When phosphate bond are broken, a large amount of energy is released. जब ये ATP का जो एक ट्राइफॉस्फेट होता है, जब इसमें से एक फॉस्फेट टूटता है बॉन्ड उसका, तो उससे एनर्जी निकलता है, फिर दूसरा फॉस्फेट टूटेगा, फिर तीसरा फॉस्फेट टूटेगा, और फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, और फिर एडिनोसिन अलग कॉम्प्लेक्स फिर दूसरे फॉस्फेट के द्वारा जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जुड़ जाता है, और फिर से ATP
ATP ADP ऐसे बन जाता है। When phosphate bond is broken, a large amount of energy is released. When terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, जब फॉस्फेट का लिंकेज जो होता है, जो बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए वाटर का मदद लिया जाता है, तो वो एनर्जी, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो वो एनर्जी 30.5 किलो जूल एनर्जी के बराबर होता है। ATP कैन बी यूज्ड इन सेल्स फॉर द contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulse और many other activity। जो टर्मिनल फॉस्फेट का लिंक बॉन्ड जब टूटता है तो 30.5 किलो जूल के बराबर एनर्जी रिलीज होता है। और ATP बहुत सारे सेल्स में यूज होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जैसे हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज में, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, नर्वस इम्पल्स जो हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसको सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ये सब ATP यूज होता है। जैसे ब्रेन को सोचने के लिए भी ATP यूज होता है। ऐसा फन फैक्ट्स है कि हम लोग जितना बॉडी फूड लेते हैं और उससे जितना एनर्जी मिलता है उसका 20% एनर्जी ब्रेन ही ले लेता है। ऐसा फन फैक्ट है। ADP प्लस फॉस्फेट, P डिनोट्स फॉस्फेट, गिव्स अस एनर्जी प्लस ADP जब टूटता है तो ADP प्लस फॉस्फेट गिव्स अस ATP। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो ATP बनता है। और जब ये एनर्जी इसमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें ब्रीथिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसका डेफिनेशन हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग में इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अपने नेजल कैविटी के द्वारा, जैसे नेजल कैविटी मतलब नोज के द्वारा अंदर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। गैसियस एक्सचेंज लंग्स में होता है और ऑक्सीजन सब सेल्स के पास, सब बॉडी के सब सेल्स के पास चला जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हर एक सेल में होता है, बॉडी के हर एक सेल में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई। Bronchioles and alveoli are enclosed in a pair of lungs। जब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स ये सब से बना रहता है। विंड पाइप हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया। जो विंड पाइप है वही ब्रोंकी में होता है और फिर फर्दर जो इसका ब्रांच निकलता है उसको ब्रोंकियोल कहते हैं, और जो ब्रोंकियोल को जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको एल्वोलाई कहते हैं, जो जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई आर इनक्लोज्ड इन ए रिब केज, इंटरकोस्टल मसल्स अटैच्ड टू रिब्स एंड डायफ्राम दैट हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। जो रिब केज होता है, रिब केज में इंटरकोस्टल मसल्स होता है, अटैच होता है रिब केज से, एंड डायफ्राम होता है जो लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। ऑल हेल्प इन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये सब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। ये हम लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये नेसल कैविटी है और फिर माउथ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो विंड पाइप को कोलैप्स करने से मदद करता है। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं और फिर अंदर लेने में जो मसल्स होता है उसको कोलैप्स करने से, मतलब
एक दोनों को सटने में मदद करता है। सटता नहीं है ऐसे, मतलब जो विंड पाइप है वो खुला रहता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। ये हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ब्रोंक्यूल्स तक ही जाता है, ब्रोंकाई तक जाता है। ये ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वोलर सैक हो गया, डायफ्राम हो गया जो डोम शेप्ड है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वोलर सरफेस एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वोलर सरफेस पे होता है, जो एल्वोलाई होता है उसके सरफेस पे होता है, और उसके ब्लड वेसल से जब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, एक्सलेशन हो जाता है। एल्वोलाई प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई लार्ज सरफेस एरिया, जैसे विलाई का काम होता है लार्ज सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करना, वैसे एल्वोलाई का भी काम होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, जिससे लार्ज एरिया में हम लोग को ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए हम लोग का लंग्स बहुत सारे छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं। ये यूनिट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स कह सकते हैं इसको। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमन में, ये देख लिया जाए। एयर इज टेकन इन बाय नोस्ट्रिल। जब हम लोग का एयर जो है नोस्ट्रिल मतलब नोज से अंदर लिया जाता है। हियर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। हम लोग के नोज में फाइन हेयर्स होते हैं जो इसको फिल्टर करते हैं, दैट लाइन द पासेस ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस। जो सर्दी होने पे जो म्यूकस निकलता है हम लोग के नाक से, उसको हम लोग नाक का चॉकलेट भी कह सकते हैं। द पासेज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन टू किल द बैक्टीरिया इन द एयर। जो म्यूकस होता है वो बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। Air is then passes through the throat. Here the rings of cartilage are present that ensure that the air passage does not collapse. जो एयर को हम लोग ने अभी बताया कि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि एयर कोलैप्स करने से बचाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। When dome shaped diaphragm contract, जब डोम शेप्ड डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंड बिकम फ्लैटेंड, और फ्लैट बन जाता है, तो रिबकेज इज एक्सपेंडेड ड्यू टू एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिबकेज एक्सपेंड करता है, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड गसेस इन, और जब एयर जो लो प्रेशर हो गया क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो लो प्रेशर से हम लोग जानते हैं कि एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता है, तो एयर जो बाहर का आउटसाइड एयर है वो गसेस इन मतलब अंदर चल जाता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, क्योंकि हम लोग के लंग्स में लो प्रेशर रहता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज इनहेलेशन, इसी को इनहेलेशन कहते हैं जब एयर अंदर चला जाता है। टू एक्सहेल द डायफ्राम रिलैक्सेस, तो जब एक्सेल करना होता है तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और बिकम डोम शेप्ड अगेन, और फिर से डोम शेप्ड बन जाता है। तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इंटरकोस्टल मसल्स के एक्शन के द्वारा, एंड द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, और जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो एंड प्रेशर इंक्रीजेज, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इसी से एयर इज फोर्स आउट बाय द लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलेशन। इसी को एक्सेलेशन कहते हैं, क्योंकि जब प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो बाहर का प्रेशर लो प्रेशर होगा, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर चला जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगा, फोर्स आउट। इनहेल्ड एयर इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई। जो इनहेल्ड एयर होता है वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, सो ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल। तो हम लोग जानते हैं कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब लंग्स में आएगा एल्वोलाई में, तो जब ब्लड वेसल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ब्लड होता है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और एल्वोलाई में ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है,
A blood coming from cells that has more concentration of carbon dioxide than outside air. जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो सेल्स से आता है, वेन्स से, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड. तो उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चल जाता है, ब्लड वेसल से निकल जाता है एल्वेलाई में. This breathing takes place due to the combined action of intercostal muscles, diaphragm, while the exchange of gases takes place due to simple diffusion by alveoli. Alveoli का स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग. इसमें ये भी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एल्वेलाई है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई. नोट में हम लोग देख सकते हैं, टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. जो एयर रिच ऑक्सीजन लेते हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग गिवन आउट मतलब छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट. जब हम लोग ब्रीथिंग रेट समझ सकते हैं, हम लोग जब 1 मिनट में जितना बार हम लोग 1 एक्सहेलेशन प्लस 1 इनहेलेशन इज कॉल्ड 1 ब्रीथ. तो जितना ब्रीथ होगा 1 मिनट में उसी को ब्रीथिंग रेट कहते हैं. रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है? लोअर एनिमल्स लैक इन सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन लोगों में सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है मतलब इन लोगों में कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लाइक लंग्स, एल्वेलाई, etc. रेस्पिरेशन इन देम टेक्स प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म. रेस्पिरेशन जो उन लोगों में होता है वो सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म से होता है. अर्थवर्म टेक्स इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन. अर्थवर्म जो होता है वो ऑक्सीजन अपने उसके स्किन से डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज और होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके स्किन से निकल जाता है. फिशेस हैव गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. फिशेस का जो गैसियस एक्सचेंज के लिए गिल्स होता है, और फिशेस में जो ब्रीथिंग रेट उन लोगों का होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब उन लोग डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वाटर में उसको लेती हैं, और H2O होता है मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर में एयर के अपेक्षा कम होता है, इसीलिए उन लोगों का ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है ताकि वो अच्छा से ऑक्सीजन ले सकें. इंसेक्ट हैव ए ट्रैकियल सिस्टम विच इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट्स एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन वेन इन द वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स वेन ऑन द लैंड. जो फ्रॉग है वो अपने स्किन से भी और लंग से भी सांस लेता है. जब वाटर में रहते हैं तो स्किन से, और जब बाहर रहते हैं लैंड पर तो अपने लंग्स से. अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज. हम लोग जानते हैं कि एनिमल में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. यहाँ गैसेस एक्सचेंज सिंपल होता है. यहाँ पे दे हैव स्टोमाटा इन लीव्स. उन लोगों के पास स्टोमाटा रहता है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, बाय विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. कंपेयर टू एनिमल, प्लांट रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पियर एट ए वेरी लोअर रेट. एनिमल के कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स का रूट, स्टेम, लीव्स ये बहुत ही लोअर रेट में रेस्पायर करता है. ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे बहुत सारे लोअर क्लास में कि ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. इसका सटीक जो क्या कहते हैं, सटीक जो इसका डिफिनेशन है वो देख लिया जाए. ट्रांसपीरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच वाटर जो है लॉस्ट होता है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ये वेपर में वाटर लॉस्ट होता है
एरियल पार्ट्स मतलब जो लीफ हो गया, ऊंचा ऊंचा जो प्लांट है उसमें एरियल प्लांट मतलब एरियल पार्ट्स मतलब लीफ से, स्टोमाटा से। दिस प्रोसेस ऑकर मेनली थ्रू स्टोमाटा वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 ऑकर्स। ये स्टोमाटा से होता है मेनली, जो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 और CO2 का, द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, जो फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट पर जाने के लिए जो वाटर को भेजा जाता है, उसमें भी ये मदद करता है। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट एज ए स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल्स द वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स। जो लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमाटा से, जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो ऊपर से लॉस होता है वाटर का, लेकिन अंदर से यहाँ नीचे से वाटर लिया जाता है, वैसे ही जस्ट स्ट्रॉ इफेक्ट होता है, इसको स्ट्रॉ इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जैसे फ्रूटी पीते हैं एंड पुल्स द वाटर अपवर्ड फ्रॉम द लीव्स रूट्स, इसी से वाटर रूट से अपवर्ड पुल होता है, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं।